बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक है? बच्चों, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बेटा, कल हम लोग कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बड़ी डिटेल से अंडरस्टैंड किया था, उसकी डिपेंडेंसी को देखा था। आज हम लोग कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कंपेयर करेंगे विद वैक्यूम और विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो जल्दी से हम देखते हैं बेटा, अगर हम लोग एक कैपेसिटर को फर्ज कीजिए कि ये एक कैपेसिटर है, दो पैरेलल प्लेट्स, इसके दरमियान हम लोग क्या करते हैं, इस कैपेसिटर को चार्ज करते हैं और चार्ज करने के बाद हम बैटरी को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। अगर आप यहाँ से कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद बैटरी को रिमूव कर दें, यानी कि ये बेसिकली हम जो केस पढ़ रहे हैं इसके अंदर हमने विद एक आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर है, ठीक है। तो ये एक आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर की हम बात कर रहे हैं। ये मार्कर नहीं चल रहा, बस हो गया। ये एक आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर है। अब इसके अंदर अगर हम लोग सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपके पास कुछ इस तरह। तो इस वक्त इसमें किसी तरह का कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है। और अगर हम लोग इसकी बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगी सिंपल सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। फिर इसी तरह जो कैपेसिटेंस है इसकी वो बराबर हो जाएगी सिंपल ये। तो अगेन सिंपली हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो एरिया और डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही होगी। अब बेटा, जैसे ही हम लोग इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये याद रखें कि हम लोग इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट किया हुआ है। ये दो अलग अलग केसेस हैं, विद बैटरी एंड विदाउट बैटरी। अच्छा, जैसे ही आप इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो यहाँ पर पोलराइजेशन शुरू हो जाएगी। और जब पोलराइजेशन शुरू होगी तो हमारे पास ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ इस तरह हमारे पास डाइपोल्स बनना शुरू हो जाएंगे। और इन डाइपोल्स की वजह से एक इसके अंदर और इलेक्ट्रिक फील्ड्स पैदा हो जाएगी जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होगी। तो स्टूडेंट, अब होगा ये कि जो ऑलरेडी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के आने से जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करवाया तो वो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पहले से क्या होगी, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी जी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। पहले से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। अब आपको पता है कि ई जो है वो बराबर होता है डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। तो यहाँ पर डिस्टेंस सेम है तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कम होने से पोटेंशियल डिफरेंस जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था बिटवीन द प्लेट्स के दरमियान जो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है वो डिक्रीज हुई है, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो गया। उस पोटेंशियल डिफरेंस के कम होने से आप देखें चार्ज तो रिमेन कांस्टेंट रहा, चार्ज की वैल्यू क्या रही, कांस्टेंट रही, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस के कम होने से हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इट्स मीन दैट कि जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करवाया गया है तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के इंट्रोड्यूस करवाने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ है, लेकिन क्योंकि ये बैटरी से डिस्कनेक्टेड है
तो उस वजह से हम कह सकते हैं कि चार्ज रिमेन कांस्टेंट है। अब जब चार्ज रिमेन कांस्टेंट है तो उसके बाद हम लोग C और V में रिलेशन देखें तो V के कम होने से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में इजाफा हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि बाय इंट्रोड्यूसिंग द डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाती है बाय एन फैक्टर रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R। जी बेटा जी, यहाँ तक कोई बात पूछनी है? फिर हम इसको विद बैटरी डिस्कस करते हैं। चल ये तो फिर इसी तरह यहाँ पर बेटा हम लोग एनर्जी को भी डिस्कस कर सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करवाने से एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ता है। एनर्जी को भी हम बड़ी डिटेल से पढ़ते हैं। ले जी बेटा, अगर आप इसी सिस्टम को बैटरी से कनेक्ट रखते हैं, मसलन इसको मैंने -50 और इसको हम लोग +50 से जो है वो कनेक्ट रखते हैं, तो इसके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा प्लेट्स के दरमियान जब फुली चार्ज्ड होगा तो वो पोटेंशियल डिफरेंस आप कह सकते हैं 50 इंटू -50, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है वो 100 वोल्ट का कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है कि ये जो केस है ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी बुक में शामिल नहीं है। अगर आप बैटरी से इसको कनेक्ट रखते हैं और जब बैटरी से कनेक्ट रखते हैं और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो क्या होगा? देखिए, फौरी तौर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने की कोशिश करेगी, उन प्लेट्स के दरमियान जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी कम होने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब आप विद डाइलेक्ट्रिक विद बैटरी या विदाउट बैटरी के साथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सूरतों में कम होती है, लेकिन अगर आप इसको बैटरी से कनेक्ट रखते हैं तो वो कम होती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स भी कम हो रहा होता है, उससे क्या होता है कि जो एक्सटर्नल बैटरीज लगी होती हैं वो दोबारा उस पोटेंशियल डिफरेंस को सस्टेन करवाती है। जैसे लेंजेस लॉ के अंदर आप देखते हैं कि वो कम होते हुए फ्लक्स को सपोर्ट करता है। इसी तरह जब इन दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही होगी तो यहाँ पर बैटरी अपना रोल प्ले करेगी। यहाँ से क्या होगा कि बैटरी के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहना चाहिए बिटवीन द प्लेट्स। अब वो हो ये रहा है कि बिटवीन द प्लेट्स पोटेंशियल डिफरेंस कम होने की कोशिश कर रहा है, तो उस कम होते हुए पोटेंशियल डिफरेंस को जो बैटरी है वो क्या करेगी, अपना चार्ज एडिशनल चार्ज भेजेगी, जिससे क्या होगा कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि कम हो रहा था वो दोबारा सस्टेन कर जाएगा, दोबारा उसी जगह पर आ जाएगा जिस जगह पर वो पहले था। तो इट्स मीन डैट कि यहाँ पर जो चार्ज कांस्टेंट था वो चार्ज कांस्टेंट नहीं रहा। जब आप विद बैटरी बात करेंगे तो विद बैटरी अगर आप कनेक्ट रखते हैं तो जो चार्ज है वो चार्ज इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है? शाबाश, चार्ज पे क्या फ़र्क पड़ा है? क्यों? चार्ज जो है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब चार्ज इसका मतलब इंक्रीज हुआ है। अब वो जो पोटेंशियल डिफरेंस था जो ऑलरेडी बिटवीन द प्लेट्स है वो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है या रिमेन कांस्टेंट रही है? जी हाँ जी, सेम रही है। तो इसका मतलब E और V, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि यहाँ पर देखें कि E और V के बारे में अगर आप देखें तो E और V क्या रह रहे हैं? रिमेन हमारे पास E एंड V क्या रह रहे हैं? रिमेन कांस्टेंट, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। E और V रिमेन कांस्टेंट है। बट जल्दी से ज़रा सोच के बताइएगा कि हमारे पास जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है C मीडियम इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है? कैपेसिटेंस, हाँ जी, कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई है ड्यू टू दिस फैक्टर। लें जी, अब हम इसको समराइज करते हैं कि जब हम इसको विद बैटरी डिस्कस करेंगे तो विद बैटरी के साथ Q इंक्रीज होगा, V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स और इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि डिक्रीज होने की कोशिश करती है, और साथ ही वो जो चार्ज है बैटरी का वो उसको दोबारा सपोर्ट कर देता है, जिससे हम कहते हैं कि E और V की वैल्यू क्या रहती है? रिमेन कांस्टेंट रहती है। बट हेयर द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीजेस ड्यू टू इंट्रोड्यूस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम।
ले बेटा जी, यहाँ तक कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप सरफेस चार्ज डेंसिटी का भी हवाला दे सकते थे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा ओवर ई नोट, क्योंकि ई रिमेन कांस्टेंट रह रहा है तो सिग्मा भी इस केस में ई डिक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास इस केस में विदाउट बैटरी के केस में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो भी डिक्रीज होगी। लेकिन इस जगह पर अगर आप देखें तो ई अगर कांस्टेंट रह रहा है तो हमारे पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो भी क्या रह रही होगी, कांस्टेंट रह रही होगी। वैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी को अफेक्टिव चार्ज से भी डिस्क्राइब किया जा सकता है, क्योंकि ये एमडी कैट की क्लास है तो इसके अंदर सिर्फ आपने वैल्यूज़ जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है जस्ट उसको आपने याद रखना है। जी बेटा, आपका कोई सवाल है यहाँ पे? नहीं तो फिर आगे चलते हैं। चले बेटा, आवाज़ कम आ रही है आपकी। एनर्जी को मैं उधर ही जाने लगा हूँ, अब एनर्जी को भी एक्सप्लेन कर देते हैं। यार वो दूसरी तरफ वो दूसरा डस्टर था वो तो देना ज़रा। चलें, आइए बेटा एनर्जी पर डिटेल से बात करते हैं। ये सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए बेटा, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर से क्या मुराद है? जी बेटा, आप में से कोई बताएगा एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर से क्या मुराद है? जी स्टूडेंट, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर से क्या मुराद है? देखिए बेटा, ये एनर्जी क्यों स्टोर होती है, इसकी वजह वही है जो आपने पढ़ी थी ये हर जब नया इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज आ रहा होता है ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस, तो चार्जिंग प्रोसेस के दौरान जब भी एक नया चार्ज आ रहा होता है तो पहले से मौजूद चार्ज उसको आने नहीं देता। मसलन अगर पॉजिटिव प्लेट पर एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ऐसे ही कह लें, तो वो पॉजिटिव चार्ज पहले से मौजूद उसको वो रिपेल करेगा, जिससे वहाँ पर वर्क का एक कॉन्सेप्ट आएगा। यानी कि हर नया चार्ज जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो पहले से मुश्किल आता है, तो वो जो वर्क है वो वर्क एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो रहा होता है। तो इसकी पॉसिबल रिलेशंस को हम डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, एनर्जी हमारे पास बेसिक रिलेशन है हाफ क्यू इंटू वी। सही, बेसिक रिलेशन यही है, हाफ क्यू इंटू वी। अच्छा बेटा, मैं ना थोड़ा सा यहाँ पर आपसे पूछता हूँ, इधर गौर से सुनना। हमारे पास हर एक में ये कॉमन बात होगी, ये मास स्प्रिंग सिस्टम ले लें या आप ये कैपेसिटर ले लें, ठीक है, या आप इंडक्टर ले लें, इन सारों में हाफ का एक रिलेशन आ रहा होगा, हाफ आ रहा होगा, और फिर एक कांस्टेंट आ रहा होगा, ठीक है, और साथ उसमें वेरिएबल का स्केयर होगा। जैसे यहाँ पर x का स्केयर हो सकता है, यहाँ पर v का स्केयर हो सकता है, और इसमें हाफ एल आई का स्केयर हो सकता है। ठीक है बेटा जी, क्लियर हो गया? इन सारों में हाफ क्यों आता है? ये जो हाफ है ये हाफ की एक पूरी सिग्निफिकेंस है। जी, हाफ क्यों आता है? ज़रा ऊंची बोलिएगा बेटा, ऊंची बोलिएगा। ये बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसको ऐसे कह लें कि अगर आपने फ़र्ज़ करें कि इसको एक्सटेंड करने के लिए कोई वर्क किया है, वो जो वर्क किया है ना, फ़र्ज़ करें वो वर्क आपने किया है, मान लो 80 जॉउल वर्क किया है। अब वो जो 80 जॉउल वर्क किया है ना, वो याद रखे 80 का 80 जॉउल इन टर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होता। यानी कि अगर हम ये कह रहे हैं कि हमने एक स्प्रिंग को खींचा है और उस स्प्रिंग को खींचने के दौरान हमने 80 जॉउल वर्क किया है, तो 80 जॉउल वर्क उसकी इनपुट हो सकती है।
अब वो जो 80 जूल इनपुट वर्क किया, क्या वो 80 का 80 जूल हम ये कह सकते हैं कि वो इन टर्म्स ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर की सूरत में स्टोर हो गया? से यस और नो? बल्कि उसका, हाँ जी यही बात है कि उसका जो हाफ है यानी कि 80 डिवाइडेड बाय 2, उसका जो हाफ है वो वर्क जो है वो इन टर्म्स ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। इसी तरह जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटर के अंदर जो हम एफर्ट करते हैं या जो वर्क करते हैं उसका 50% एनर्जी, यानी कि आप देखें इसके अंदर भी जब हम फोर्स की बात करते थे तो एवरेज फोर्स लेते थे, एवरेज फोर्स में 0 प्लस एफ करके 2 पे डिवाइड करते थे, तो इसमें एवरेज फोर्स एफ बाई 2 लेते थे। फिर इसमें भी याद होगा हमने पोटेंशियल को जब कैपेसिटर की कैलकुलेशन की थी तो उसमें भी 0 प्लस वी करके यूं करके वी बाई 2 लिया था। तो इसकी वजह ये होती है कि हम लोग याद रखें कि जो भी एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, हमने 3 तरह की एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस अपने सिलेबस में पढ़ी हैं। एक स्प्रिंग पढ़ा हुआ है, एक हमने कैपेसिटर पढ़ा हुआ है और एक इंडक्टर पढ़ा हुआ है। इन तीनों के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि जब भी हम इसके अंदर एनर्जी स्टोर करने की कोशिश करते हैं तो जो भी हम इनपुट पर उसको एफर्ट करते हैं या स्प्रिंग की सूरत में मैकेनिकल वर्कआउट करते हैं या इधर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने की कोशिश करते हैं तो उसमें से हमेशा उस टोटल अमाउंट का 50% स्टोर होता है और 50% किसी ना किसी तरीके से डेसिपेट हो रहा होता है। इस वजह से यहाँ पर हर एक में आपको नज़र आ रहा होता है हाफ का फैक्टर। तो क्लियर है बेटा जी? अब आगे चलते हैं, फिर इसी को हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। फिर क्यू की जगह वैल्यू पुट कर दें, क्यू की जगह आप वैल्यू पुट कर दें सी वी, तो ये हमारे पास हो जाएगी एनर्जी का रिलेशन हाफ सी वी स्केयर। फिर सी और वी की वैल्यू पुट कर दें, तो उससे पहले बल्कि वी की वैल्यू पुट कर दें। तो जब वी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये एक बड़ा फेमस यूज़ है इस रिलेशन का, तो ये एनर्जी का रिलेशन बन जाएगा हाफ क्यू स्केयर ओवर सी। इसका भी यूज़ बहुत ज़्यादा है। फिर इसी तरह फाइनली जब आप दोनों वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है जिसको हम बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आ जाता है हाफ ई नॉट ई आर एरिया इनटू डिस्टेंस यानी कि वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय ई स्केयर। तो इसमें देखें सवाए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा सारे के सारे जो पैरामीटर्स है ये कांस्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ई स्केयर के, यानी कि अगर आपके पास किसी तरह कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डबल कर दे तो एनर्जी स्टोर भी पहले से डबल हो जाती है। तो बेटा ये तो थे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट। इसमें एनर्जी डेंसिटी जो है उसको हम लोग बोलते हो जाउल पर मीटर क्यूब। तो एनर्जी डेंसिटी के कॉन्सेप्ट है। आइए कुछ इससे क्वेश्चंस करते हैं। बेटा ज़रा गौर से सुनिएगा, मैं डायरेक्ट आता हूँ क्वेश्चन के ऊपर कि अगर हम लोग एक चार्ज कैपेसिटर है, 2022 का एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आया था कि गालबन 2021 में आया था। एक चार्ज कैपेसिटर है आपके पास, उस चार्ज कैपेसिटर के साथ मैंने क्या किया, जैसे ये ऑलरेडी बना हुआ है हमारे पास, ये चार्ज कैपेसिटर है। फ़र्ज़ करें इसमें यू एनर्जी स्टोर है, फ़र्ज़ करें इसमें यू एनर्जी स्टोर है, उसकी वैल्यू फ़र्ज़ कर ले 300, चले 300 के बजाय हम इसे सपोज कर लेते 100 जूल एनर्जी स्टोर है। इस कैपेसिटर में 100 जूल एनर्जी स्टोर है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी कैपेसिटर के पैरेलल एक और कैपेसिटर रख देता हूँ। ठीक है, ये लास्ट ईयर में क्वेश्चन आ चुका हुआ है, मतलब लास्ट 2 ईयर में कहीं ना कहीं आया हुआ है। ये एक चार्ज कैपेसिटर है और इस चार्ज कैपेसिटर के पैरेलल मैंने एक अनचार्ज कैपेसिटर रख लिया। ये वाला कैपेसिटेंस की अगर C1 कैपेसिटेंस है और इसकी C2 है तो C1 और C2 कैपेसिटेंस बराबर है। अब एनर्जी थी 100 जूल और चार्ज सपोज करें इसमें था Q। वो Q जो चार्ज स्टोर है फ़र्ज़ करें वो था हमारे पास, सपोज कर लीजिए 80 कूलम, चार्ज है 80 कूलम। अब एनर्जी है 100 जूल। अब ज़रा सोच के बताइएगा, जब आपने इसके साथ अनचार्ज कैपेसिटर आइडेंटिकल कनेक्ट किया है तो इसमें चार्ज की क्या वैल्यू होगी? इसमें जो चार्ज स्टोर होगा, ये Q1 ले लें और इसको आप Q2 ले लें जी। अब जो चार्ज है वो कितना होगा, यानी कि टोटल चार्ज 80 था, बोले हाँ जी, हाँ बेटा ठीक कह रहे हो। तो इसका मतलब है कि टोटल
जो चार्ज है उसका हाफ इसके पास रहेगा और हाफ इधर आ जाएगा। तो इट्स मीन दैट हमारे पास क्या होगा, इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी सेम उसी तरह ही है। तो इट्स मीन दैट कि हमारे पास ऑलरेडी अगर चार्ज 80 कूलम था, उस 80 कूलम का हमारे पास क्या रहेगा, 40 कूलम ये रख लेगा और 40 कूलम इसको दे देगा। तो चार्ज जो टोटल है उसका 50% इसने रख लिया और 50% इस बेचारे को दे दिया। ये वही कॉन्सेप्ट है जो हम कूलम्स लॉ में भी पढ़ के आए थे कि जब भी आप चार्जेस को, दो डिफरेंट चार्जेस थे, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, या दोनों पॉजिटिव नेगेटिव हो, तो जब आप उनको आपस में कांटेक्ट में लेके आते हैं और फिर जब दोबारा सेपरेट करते हैं तो जो टोटल चार्ज है उस टोटल चार्ज का हाफ एक पर आ जाता है और टोटल चार्ज का हाफ दूसरे पर चले जाता है। तो इसी तरह जब आप एक चार्ज कैपेसिटर के साथ एक अनचार्ज आइडेंटिकल कैपेसिटर लगाते हैं तो जो ऑलरेडी उस कैपेसिटर के पास चार्ज होता है उस चार्ज का 50% वो खुद रख लेता है और 50% उसको दे देता है। अच्छा बेटा, इसी तरह एनर्जी के बारे में बताएं कि ये जो एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी 100 है, क्या वो भी 50% मतलब 50 इसके पास रह जाएगी और 50 उसको दे देगा? जी जी दस्ती, आज आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, ज़रा ऊंची बोलने। माशाल्लाह आप अच्छा डिस्क्राइब कर रहे हैं, बोलने ज़रा ऊंची। क्या एनर्जी भी 50-50 हो जाएगी जैसे चार्ज 50-50 हुआ है? जी 25। जी बेटा, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिएगा। जो एनर्जी है ना वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, ठीक है? वो क्यों नहीं होगी, ये हम पहले ही बता चुके थे कि जो टोटल एनर्जी होती है ना उसका हमेशा आपने इन रिलेशन में भी देखा है कि ये जितनी भी एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जब आप इनके अंदर एनर्जी स्टोर करने की कोशिश करते हैं तो जो टोटल एनर्जी होती है हमेशा उसका 50% स्टोर होता है और 50% डेसिपेट होगा। मसलन क्यों होगा, देखिए क्यू स्केयर अवर 2c से भी आप एक्सप्लेन कर सकते थे। मसलन मैं u1 पे एनर्जी निकालना चाहता हूँ तो u1 के ऊपर चार्ज कितना है, टोटल चार्ज का हाफ है, यानी कि ऑलरेडी जो टोटल चार्ज था उसका हाफ है। अगर आप इसे q1 ले ले, u1 ले ले और इसको c1 ले ले, क्योंकि इस कैपेसिटेंस तो सेम है, तो q1 किसके बराबर है, q/2 के। तो जब आप इसको भी सॉल्व करते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि ये वाला फैक्टर 1/4 बाहर आ जाता है और q स्क्वायर ऑफ 2c। तो हम कहते हैं कि जो टोटल एनर्जी है उस टोटल एनर्जी का 1/4 है। अब टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी थी, टोटल एनर्जी थी हमारे पास 100, तो 100 का 1/4 कितना बनेगा, 100 का 1/4 बनेगा 25 जूल। तो इसका मतलब 25 जूल इस कैपेसिटर को एनर्जी मिलेगी, 25 जूल इस कैपेसिटर को एनर्जी मिलेगी। अब इस पूरे सिस्टम की अगर आप एनर्जी निकालें, यानी कि अगर मैं आपको कहूँ कि अब हम टोटल एनर्जी निकालें जो कि u1 प्लस u2 है, अब बताएं टोटल एनर्जी कितनी होगी? शाबाश, देखिए यहाँ पर तो आगे 25, अब बताएं इधर कितनी होगी और इधर कितनी होगी, नेट एनर्जी कितनी होगी पहले? अब जी हाँ जी, जी बेटा 50 कैसे 50 होगी? देखें अब अगेन ये शुरू में जो हमने बात की है कि हमेशा 50% ने डेसिपेट होना है। क्या हुआ कि जब ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा था और ये नेगेटिव चार्ज इधर आ रहा था, तो हमारे पास ये जो पॉजिटिव इधर आ रहा है तो ये वाला पॉजिटिव उसको रिपेल कर रहा है, और इसी तरह ये नेगेटिव जब इधर आ रहा है तो ये इसको रिपेल कर रहा है। तो जो 50% एनर्जी है वो डेसिपेट हो जाएगी। जैसे इन जर्नल हम कह सकते हैं कि अगर इन इलास्टिक इक्वेशन है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती, वो चेंज हो जाती है। तो नॉर्मली जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आती है वहाँ पे समझ आती है कि वो इन टर्म्स ऑफ साउंड, हीट और फ्रिक्शन की शक्ल में डेसिपेट होगी। लेकिन यहाँ पर जो ऑलरेडी एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता है फ्रॉम चार्ज प्लेट टू अनचार्ज प्लेट, तो अनचार्ज प्लेट में हर नया आने वाला चार्ज जो है वो पहले से मुश्किल आता है, इस पर हम बात कर चुके हैं। तो वो रिपल्शन के अगेंस्ट कुछ ना कुछ एनर्जी डेसिपेट हो रही होगी, किसी न किसी शक्ल में एनर्जी डेसिपेट हो रही होगी। अब जो पहले एनर्जी थी यानी कि टोटल एनर्जी U थी, अब इस U का U/4 इसके पास रह जाएगी और टोटल का U/4 दूसरा अनचार्ज कैपेसिटर ले जाएगा। अब अगर आप टोटल एनर्जी निकालेंगे तो वो एक्चुअली क्या होगी, U/2 अगेन 50% रह जाएगी टोटल एनर्जी का। यानी कि अब इन पूरे सिस्टम के अंदर ये जो दो कैपेसिटर है, इस दो कैपेसिटर के अंदर हमारे पास नेट एनर्जी जो है ना वो U नहीं रह गई बल्कि U/2 है,
ठीक है ना। अब वो u/2 रह गई है, तो फिर u/2 किधर गई? वो आप कह रहे हैं कि u/2 जो है वो इन टर्म्स ऑफ हीट या किसी ना किसी सूरत में डेसिपेट होगी है। तो ये सारे के पीछे जो लॉजिक था वो यही था कि जब भी कैपेसिटर की बात ना करें, किसी भी सिस्टम में से जब आप एनर्जी लेने की कोशिश करेंगे ना, कैपेसिटर में से, इंडक्टर में से, स्प्रिंग में से, तो वो हमेशा अपनी टोटल एनर्जी का 50% देगा और 50% डेसिपेट कर देगा। ये कैपेसिटर के लिए ट्रू नहीं है, ये इन जनरल ट्रू है, आप किसी से भी लेके देखें, क्योंकि इनके अंदर एबिलिटी ही यही है कि अगर आप इसके ऊपर वर्क करके एनर्जी इनको देते हैं इनपुट पर, तो उस टोटल अमाउंट का वो 50% किसी न किसी सूरत में, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में वो स्टोर कर रहे होते हैं, स्प्रिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में कर रहा होता है, इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में कर रहा होता है, तो ऑलरेडी वो टोटल जो एक्सटर्नल उनको मिल रहा होता है उसका 50% स्टोर कर रहे होते हैं। अब उस 50% में से अगर आप किसी और को देना चाहेंगे उसमें से एनर्जी, तो वो भी वहाँ पे वही हरकत करेगा जो उसने शुरू में खुद लेते हुए की थी। खुद लेते हुए भी इसने यही किया था कि इसको अगर आपने 100 जूल एनर्जी इसमें स्टोर की है ना, तो इसका मतलब ये कि एक्सटर्नल ज़राए से आपने कितनी एनर्जी यहाँ पर यूज़ की है, 200 जूल की है। तो 200 में से जब इसको चार्ज कर रहे थे तो 100 जूल तब भी डेसिपेट हुई थी, तो 100 रह गई। फिर हमने इसमें से क्या किया, एक अनचार्ज कैपेसिटर इसके साथ पैरेलल जोड़ के हमने क्या किया, उस 100 में से ये सोचा कि शायद अब ये 50 रख लेगा और ये भी 50 रख लेगा, ऐसा नहीं है। अब उस 100 में से क्या करेगा, वो जो 50 है उसको अगेन डेसिपेट करेगा और बाकी जो 50 बचेगा उस 50 में से अब 25 ये खुद रखेगा और ये 25 इसको देगा। और इसको प्रूव करने के लिए आप Q²/2c का सहारा ले सकते हैं। यहाँ पे आपकी तरफ से कोई सवाल है तो फिर हम आगे, नहीं तो आगे चलते हैं जी। एनी क्वेश्चन? चलें जी बेटा, मैं इसको साफ़ करता हूँ और साफ़ करके दोबारा आता हूँ, 2 मिनट की ब्रेक है। अच्छा बेटा, ये दस्ती इधर, दस्ती नहीं है सर। अच्छा ये जो भी है यार, आप काइंडली ये जो बच्चे लेट आते हैं ना, मैं इधर एक रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए कोई 15 मिनट के बाद आए ना तो उसे फिज़िक्स के लेक्चर में आप बैठाए ही ना। देखें वो पीछे अभी भी आ रहे हैं एक दो, अगर आ रहे हैं तो वो वैसे ही, मेरा नहीं ख्याल कि वो समझ पा रहे हैं या उनको कोई समझ आएगी। तो कल से सर अगर कोशिश करें, अगर कोई 15 मिनट लेट आता है तो उसके बाद उसको क्लास में बैठाए ही ना। हर दिन आप 5-5 मिनट पीछे आते जाएं, क्योंकि फ़िज़िक्स के अंदर ना हमारा पहला ही जो 10-15 मिनट होते हैं वही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं बच्चे की उस वक्त तवज्जो नहीं हासिल कर पाता या उसको वो नहीं मैं समझा पाता, तो उसका मतलब है मैं जितना अच्छा मर्ज़ी बोल लूँ, जितना अच्छा मर्ज़ी समझा लूँ, अगले 60 मिनट के अंदर वो फजूल में ही बैठा हुआ है क्लास में, वो कुछ समझ नहीं पा रहा। तो काइंडली बेटा आप जो पीछे लेट आ रहे हैं दोनों तरफ, वो ज़रा कोशिश करें कि आप टाइम पे आएँ, क्योंकि साइंस का पहला लेक्चर है और इसमें टाइम पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं 5 मिनट की ब्रेक लेता हूँ और उसके बाद वापस आता हूँ। जी बेटा, अभी हम लोग बात करेंगे सीरीज़ और पैरेलल के अंदर। अच्छा ज़रा सोच के बताइएगा, प्यारे बच्चों इधर देखें, अभी हमने एक कैपेसिटर जो चार्ज था, उस चार्ज कैपेसिटर के पैरेलल एक अनचार्ज कैपेसिटर लगाया था जो कि आइडेंटिकल था, और फिर उसमें आपने देखा कि ये चार्ज या एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को समझा कि वो उसको जब भी इनपुट पे जितनी भी एनर्जी देते हैं हमेशा उसका वो 50% रखता है और 50% को ज़ाया कर देता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि कभी भी किसी भी जगह पर आप चाहते हुए भी 100% जो आप इनपुट पर एनर्जी दे रहे हैं उसका 100% स्टोर होता ही नहीं है, हमेशा उसका 50% होता है, आइडियल केस के अंदर भी। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हम शायद अगर कोई कैपेसिटर इस तरह सीरीज़ में जोड़ दें, उसी तरह एनर्जी उसकी 100 जूल है, तो अब बताएं कि क्या कोई सीरीज़ कम्बिनेशन में कोई फ़र्क आएगा अगर आप चार्ज कैपेसिटर के साथ एक अनचार्ज कैपेसिटर सीरीज़ के अंदर जोड़ दें, तो क्या होगा? क्या वहाँ पर एनर्जी स्टोर होगी या नहीं होगी? पहले तो इस सवाल का जवाब दें कि ऐसे केस में एनर्जी स्टोर हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर आप एक चार्ज कैपेसिटर के साथ सीरीज़ कम्बिनेशन में एक अनचार्ज कैपेसिटर रख दें तो क्या एनर्जी स्टोर होगी? अगर सर्किट क्लोज है तो होगी, अगर सर्किट क्लोज नहीं है तो नहीं होगी। हाँ जी बेटा, यहाँ पर ऑब्वियसली देखें कि सर्किट को क्लोज करने के लिए ऑब्वियसली यहाँ पर आप कोई बैटरी लगाएंगे, तो अगर आप बैटरी लगा रहे हैं या मसलन अगर कोई रेजिस्टेंस वगैरह लगा रहे हैं तो फिर तो पॉसिबल है
लेकिन अगर आप यहाँ पर बैटरी या कोई किसी तरह की कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं अप्लाई कर रहे, तो इस सूरत के अंदर हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअली होता ये कि फिर ये दोनों चार्ज जो है ये बाउंड चार्ज कहलाएंगे, और ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई नेगेटिव इधर आ जाएगा, क्योंकि ये जो नेगेटिव है और ये जो पॉजिटिव है, इनके दरमियान आपस में एक अट्रैक्शन की फोर्स है जो कि इनको एज ए कपल के तौर पर इसी के अंदर रहने देंगी। लेकिन जैसे ही अगर आप कोई सीरीज़ के अंदर कोई अनचार्ज कैपेसिटर की एक तार लगा भी दें, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और ऐसे केस में हम ये जो अभी आपने पहले जो डिस्कशन की है वो ऐसी डिस्कशन यहाँ पर नहीं करेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि इससे कोई अदर प्लेट की जो है उसके ऊपर कोई चार्ज डिपॉजिट होगा, तो किसी तरह का कोई चार्ज इस केस में डिपॉजिट नहीं होगा। ले बेटा जी, ये जो सारी बातें मैंने आपके साथ की हैं, ये थी एनर्जी स्टोरेज के हवाले से, जब हम लोग एक चार्ज कैपेसिटर के पैरेलल या सीरीज़ के अंदर हम उसको जोड़ने की कोशिश करते थे। लेकिन अब हम जब बात करेंगे तो हम कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस की बात करेंगे, जिसके अंदर हम लोग अगर एनर्जी की बात करेंगे तो वहाँ पे बैटरी को कनेक्टेड रखेंगे। यानी कि पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर अगर आपसे कहा जाता है कि एनर्जी का कॉन्सेप्ट दीजिए, तो पैरेलल चलें, हम पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर कहते हैं कि आपके पास ओवरऑल एनर्जी को निकालना हो तो हाफ CV स्क्वायर का सहारा लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पर C इक्वलेंस आ जाएगी। अगर आप बैटरी को कनेक्ट रखते हैं, यहाँ पर वो सीन नहीं है कि हम एक चार्ज कैपेसिटर ले रहे हैं और उसके साथ अनचार्ज कैपेसिटर पैरेलल में जोड़ें, बल्कि हम पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर मुख्तलिफ कैपेसिटर जोड़ें पैरेलल कम्बिनेशंस के अंदर, और फाइनली उसके साथ एक बैटरी को हमने कनेक्ट किया हुआ है, तो बैटरी यहाँ पर मौजूद है। तो इस केस में आप बताइए कि जो हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर अगर आप ओवरऑल एनर्जी को देखेंगे, तो पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर हमने पहले भी डिस्कस किया KFC रूल कि पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर जो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है वो इंक्रीज होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि पैरेलल कम्बिनेशन एक ऐसा कम्बिनेशन है जिसमें अफेक्टिव कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज होगी। अफेक्टिव कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज होती है ये हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ मैट्रिक लेवल से आप देख लें, या यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि ओवरऑल अगर हमने कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना हो तो हमारे पास जो बेहतरीन कम्बिनेशन है वो पैरेलल है। तो इट्स मीन डैट कि पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से ज़्यादा होती है। तो पैरेलल कम्बिनेशन में हमारे पास ओवरऑल जो एनर्जी स्टोरेज है वो इंक्रीज होगी। तो इट्स मीन डैट कि जैसे जैसे अगर आप बैटरी को कनेक्ट रखते हैं और आप ओवरऑल एनर्जी बैंक बढ़ाना चाहते हैं, तो एनर्जी बैंक बढ़ाने के लिए हम कैपेसिटेंस को पैरेलल कम्बिनेशन में लगाएंगे, जिससे हर एक को वोल्टेजेस तो सेम मिल रहे होंगे। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं सीरीज़ कम्बिनेशन में अगर आपने ओवरऑल एनर्जी को फाइंड करना हो तो इसके लिए कौन सा रिलेशन बेस्ट रहेगा जी? सीरीज़ कम्बिनेशन, हाँ जी, हाफ Q स्क्वायर ओवर 2C, ठीक है। अब यहाँ पर देखें Q की वैल्यू तो क्या रहेगी, कांस्टेंट रह रही है, तो यहाँ पर UE जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नेट कैपेसिटेंस के। तो सीरीज़ कम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस जो है वो हमारे पास क्या होती है, सीरीज़ कम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज़ होगी, और नेट कैपेसिटेंस के डिक्रीज़ होने से नेट एनर्जी स्टोरेज इन द कैपेसिटर जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो इट्स मीन डैट के सीरीज़ कम्बिनेशन में जब भी हम, ये बैटरी से कनेक्टेड है, याद रखें ये सिस्टम बैटरी से कनेक्टेड है, आप बैटरी से कनेक्टेड रहें, और सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर अगर आप एक कैपेसिटर ऐड करते जा रहे हैं तो ओवरऑल हमारी जो नेट एनर्जी है उसमें कमी आएगी। और अगर आप पैरेलल कम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कम्बिनेशन में हर नया कैपेसिटर जब आप ऐड कर रहे हैं तो उससे ओवरऑल नेट कैपेसिटेंस में इजाफा हो रहा है, और जब नेट कैपेसिटेंस में इजाफा हो रहा है उससे नेट एनर्जी में भी इजाफा होगा। जी बच्चों, क्लियर है? अच्छा बेटा, इसके बाद हमारे पास सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन को जस्ट हम गो थ्रू करते हैं। तो ये आपके पास देखें, चले जी, ये इसमें जल्दी से देख लें। पैरेलल कम्बिनेशन में कैपेसिटेंस बढ़ती है, सीरीज कम्बिनेशन के अंदर आपको पता है क्योंकि कैपेसिटेंस कम होगी, तो ओवरऑल जो स्मॉलेस्ट कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस से भी नेट कैपेसिटेंस क्या होगी, कम होगी। जबकि पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर जो लार्जेस्ट कैपेसिटर है उससे भी ज़्यादा
नेट कैपेसिटेंस होगी। सीरीज कम्बिनेशन में चार्ज कांस्टेंट रहता है, पैरेलल कम्बिनेशन में वोल्टेजेस कांस्टेंट रहता है। फिर आगे आपके पास सीरीज कम्बिनेशन में वोल्टेजेस कैसे निकालते हैं और चार्ज कैसे निकालते हैं वो दिया हुआ है, और इंडिविजुअल्स पर वोल्टेजेस कैसे निकालते हैं वो सारी चीज़ें गिवन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं सीरीज कम्बिनेशन के अंदर, याद रखना सीरीज कम्बिनेशन में अगर आपने डिफरेंट कैपेसिटर लगाए हुए हैं तो सीरीज कम्बिनेशन में वो कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस सबसे कम होगी एक्चुअली उधर वोल्टेजेस सबसे ज़्यादा ड्रॉप होगा। यानी कि सीरीज कम्बिनेशन में क्योंकि वोल्टेजेस हर कैपेसिटर पर डिफरेंट होगा, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सीरीज कम्बिनेशन में कौन सा ऐसा कैपेसिटर है जिसके अक्रॉस वोल्टेज सबसे ज़्यादा होगा, तो आप कहेंगे कि इस रिलेशन को देखते हुए Q/C1 Q/C2 तो चार्ज तो सेम रहेगा, तो वो कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस सबसे कम है एक्चुअली उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन इसी तरह सीरीज का पैरेलल कम्बिनेशन में देखें तो पैरेलल कम्बिनेशन में वोल्टेजेस सारों पर सेम होते हैं। अब वोल्टेजेस सारों पे सेम होते हैं तो चार्ज डिफरेंट होगा, तो वो कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस सबसे ज़्यादा है एक्चुअली वहाँ पर चार्ज डिपॉजिट सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया बेटा जी। फिर आगे इन सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर बात की है, ये ऑलरेडी हमने बात कर ली है कि पैरेलल कम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस बढ़ती है और सीरीज कम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस कम होती है। फिर इसी तरह हमारे पास इक्विवेलेंस के लिए जो पैरेलल और सीरीज में कैसे निकालते हैं, पैरेलल में n टाइम्स ऑफ c और सीरीज के अंदर C/n है। नहीं बेटा जी, लास्ट में हमारे पास ये बात हमने कर ली हुई अभी। इसी तरह ये सिंपल MCQs है, टाइम कम है, मैं जल्दी से जाता हूँ अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। तो बेटा चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग के अंदर हमने काफ़ी हद तक वो जो कर्व्स हैं वो पढ़ी हुई हैं। तो कर्व को आपने देखा था कि ड्यूरिंग चार्जिंग जो है हमारे पास जल्दी से चार्जिंग कर्व अगर हम ड्रा करें तो ये इस तरह एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होती है, इसके एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग है। ठीक है, चले खैर इसको बाद में देखते हैं। स्लोप इसका स्टार्ट में ज़्यादा होता है, यानी कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो स्लोप बताता है Q/T, जिसको करंट बोलते हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग के अंदर जो करंट है वो ज़्यादा होता है और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर आके करंट ज़ीरो हो जाता है। और जब करंट ज़ीरो होता है तो हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर बिकम इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सोर्स, यानी कि सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाता है कैपेसिटर की जो टर्मिनल्स हैं उनके पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी कि कैपेसिटर के क्रॉस जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है जब वो बराबर हो जाता है सोर्स के वोल्टेजेस के, तो उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि करंट ज़ीरो पास आउट हो रहा है। फिर इसी तरह हमारे पास अगर किसी भी इंस्टेंट किसी भी लम्हे अगर हम लोग उस पर क्या फाइंड करना चाहते हैं, इंस्टेंटेनियस चार्ज फाइंड करना चाहते हैं, किसी भी लम्हे इंस्टेंटेनियस चार्ज फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये जो Q0 है ये Q0 मैक्सिमम चार्ज होता है, इसको हम मैक्सिमम चार्ज कह सकते हैं। ये इस वक्त मैक्सिमम चार्ज जो इसमें स्टोर होता है उसे Q0 कहते हैं। अब आप क्या करें स्टूडेंट, अगर हम लोग इस t की जगह डिफरेंट वैल्यूज़ लें, जैसे t की जगह CR ले लें, तो बड़ी वेल नोन फेमस एक जो है वो डेफिनेशन बन जाती है टाइम कांस्टेंट की। इसको जब हम सारे को सॉल्व करेंगे तो ये 0.63 आता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस t की जगह, ये जो आप देख रहे हो इस t की जगह मैं CR पुट कर दूं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 0.63 ऑफ टोटल चार्ज आती है। तो जब 0.63 ऑफ टोटल चार्ज है तो उसका मतलब है वो वक़्त जिसके ऊपर कैपेसिटर 63% चार्ज हो जाता है उस वक़्त का नाम टाइम कांस्टेंट। और इस टाइम कांस्टेंट से मुतल्लिक हर साल का कुछ ना कुछ पूछा जाता है। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, ये CR के बराबर है। ये वो वक़्त होता है जिसके अंदर कैपेसिटर 63% अपना टोटल चार्ज का अपने अंदर डिपॉजिट कर लेता है। फिर इसमें बड़ी छोटी छोटी सी बातें, अगर आप C और R की वैल्यू को स्मॉल कर दें, रैपिड चार्जिंग और रैपिड डिस्चार्ज होगा, C और R की वैल्यू को बढ़ा दें तो स्लो चार्जिंग एंड स्लो डिस्चार्जिंग होगी। तो लिहाजा फिर आगे ये पूछ लेता है C और R का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है, वो सेकंड के बराबर होता है। इसी तरह अगर मैं दो डिफरेंट कर्व्स बना दूं, मसलन ये दो डिफरेंट कर्व्स हैं, ठीक है, मसलन एक मैं नीचे बना देता हूँ, ये एक ऊपर है, ये दो डिफरेंट कर्व्स हैं, ठीक है। अब बताइए इसमें टाइम कांस्टेंट किसका ज़्यादा है, बी वाली कर्व का या ए वाली कर्व का? टाइम कांस्टेंट यानी कि कौन लेट चार्ज होगा या कौन लेट चार्ज होगा, ए या बी? जी
इनमें से कौन लेट चार्ज होगा? जी सर। जी, इसके लिए बेटा तरीका ये होता है, देखो यहाँ पर आप क्या करें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लें। ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लें तो इसको और इसको यहाँ पर देखें, ये जो चार्ज है इस जगह पर दोनों का चार्ज सेम होगा। मसलन वो 0.63 ऑफ क्यू नॉट ले लें। 63% चार्ज होने के लिए ए कर्व ने, फिर आप इधर नीचे वर्टिकल लाइन ले लें और इधर भी नीचे आ जाएं, तो आप देखेंगे कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ए पर भी डिपॉजिट है और सेम अमाउंट ऑफ चार्ज बी पर भी डिपॉजिट है। लेकिन ए ने जो वक़्त लिया वो टी ए और बी ने जो वक़्त लिया वो टी बी है। तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए जो ज़्यादा वक़्त ले रहा है वो बी वाला ले रहा है, और सेम अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए जो कम वक़्त ले रहा है वो ए वाला ले रहा है। तो इस तरह अगर ग्राफिकली कोई डायग्राम बनी हो और उसके बारे में वो पूछे आपको कि बताइए कि इसमें से किसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा है या किसका टाइम कांस्टेंट कम है, या कौन जल्दी चार्ज होगा या कौन जल्दी डिस्चार्ज होगा, तो उसके लिए आप हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करके वहाँ से टाइम को बता सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू देखें टाइम की स्मॉल है और ये वाली वैल्यू टाइम की ज़्यादा है। तो इट्स मीन डैट कि टी बी के लिए हमारे पास जो सी आर की वैल्यू है वो बड़ी है और टी ए के लिए जो सी आर की वैल्यू है वो स्मॉल है। फिर इसी तरह आगे वैसे कभी पूछा तो नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर हम आपसे ये पूछें कि कैपेसिटर को मुकम्मल तौर पर चार्ज होने के लिए कितना वक़्त लगता है, यानी कि 63% की बात करें तो वो सी आर है। इसी तरह 1 सी आर का मतलब है 63% चार्ज होना। इसी तरह 2 सी आर, 3 सी आर, 5 सी आर। 5 सी आर एक बड़ा कमाल का टाइम है। ये वो वक़्त है जिसके ऊपर आलमोस्ट कैपेसिटर जो है वो 100% कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग कि किस टाइम के ऊपर एक कैपेसिटर 100% चार्ज हो सकता है, तो आप बोलेंगे 5 सी आर। तो 5 सी आर एक वक़्त ऐसा है जिसके ऊपर आप आलमोस्ट कह सकते हैं 99% कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। लेकिन अगर आप आइडियली स्पीकिंग यानी कि अगर आप थ्योरेटिकली मैथमेटिकली निकालना चाहें तो इस टी की जगह अगर आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो फिर जाके हमारे पास क्यू जो है वो क्यू नॉट के बराबर आएगा, यानी कि क्यू बराबर है क्यू नॉट। ये इंस्टेंटेनियस चार्ज है। इंस्टेंटेनियस चार्ज मैक्सिमम चार्ज के बराबर कब होगा? जब टी की जगह वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि आइडली तौर पर एक कैपेसिटर को 100% चार्ज करना हो यानी कि क्यू नॉट के बराबर लाना हो तो उसके लिए इनफाइनाइट टाइम है। लेकिन इन जर्नल हम बात करें तो इन जर्नल जो है वो टी की वैल्यू 5 सी आर अगर रखें तो इसके ऊपर आलमोस्ट 100% चार्ज हो जाता है। इसी तरह अगर आप डिस्चार्जिंग कर्व की बात करें तो डिस्चार्जिंग कर्व्स के अंदर भी कुछ ऐसा ही है कि स्टार्टिंग के अंदर हमारा स्लोप ज़्यादा होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्लोप कम होता है। तो ये वो स्लोप कम होते होते मतलब करंट ज़ीरो हो जाता है और ये वो वक्त होता है जिसके ऊपर हम कह सकते हैं कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो गया। अब ये मैक्सिमम चार्ज है। अब इसी तरह हमारे पास इंस्टेंटेनियस चार्ज फाइंड करने के लिए इसी इक्वेशन में से 1 को ख़त्म कर दें। तो 1 को ख़त्म कर दें तो ये इक्वेशन इस तरह बन जाती है -t/CR। लेकिन जब इसकी जगह आप t की जगह CR पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्यू नॉट ऑफ 0.37 आती है। ठीक है, 0.37 आती है। तो इसका क्या मतलब है? शाबाश। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्या चार्जिंग टाइम? डिस्चार्ज हो गया 37%। दोबारा बोलें बेटा, शाबाश। 37% चार्ज बच गया और 67% डिस्चार्ज। हाँ, 63% जो है वो हमारे पास डिस्चार्ज हो गया और 0.37 यानी कि 37% लेफ्ट है, पड़ा हुआ है उसके पास। क्लियर है बेटा जी? तो लें जी, इसी तरह इसमें भी बता सकते हैं अगर आप सी आर की वैल्यू स्मॉल होगी तो रैपिड डिस्चार्ज होगा, सी आर की वैल्यू लार्ज होगी तो रैपिडली स्लोली डिस्चार्ज होगा। तो ये सारी बातें वही हैं जो कि आपने टाइम कांस्टेंट के हवाले से ड्यूरिंग चार्जिंग पढ़ी हैं। बेटा इसमें याद रखिएगा अगर आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव एमडी कैट का देखें तो उसमें उसने चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग को स्पेशली मेंशन किया हुआ है। तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग के अंदर से अक्सर क्वेश्चन जो आता भी है वो कोई इतना मुश्किल नहीं आता, जस्ट टाइम कांस्टेंट से मुतल्लिक आता है। तो इसको आपने मैंने प्रैक्टिस जो टेस्ट है उसके अंदर भी पूछा हुआ है। तो बेटा अभी मेरे ख्याल से टाइम कितना रह गया आपके पास?